वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर। दोस्तों हम आज स्टार्ट करेंगे डीसी शंट मोटर का अभिलक्षण वक्र। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, डीसी शंट मोटर का अभिलक्षण वक्र मतलब कि यहाँ पर जो खींचेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व खींचेंगे। क्या खींचेंगे दोस्तों? कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। और यही कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व एज अ सेम हमने डीसी सीरीज मोटर के लिए खींचा था, और वैसा ही डीसी शंट मोटर के लिए भी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को खींचेंगे हम। देखिए इसके पीछे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व खींचने के पीछे रीजन क्या होता है, हमें यहां पर रिलेशन स्थापित करना पड़ता है कि आर्मेचर करंट सेकंड आर्मेचर टार्क और स्पीड के बीच में रिलेशन क्या बनेगा। तो ये मानकर चलिए कि आर्मेचर करंट और आर्मेचर टार्क और मोटर की स्पीड, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, हम इसे कैसे जानेंगे कि इनके बीच में ऐसी क्या क्रिया होती है जिसकी वजह से यहाँ पर इस अभिलक्षण कर्व का निर्माण होता है। तो देखेंगे सबसे पहले तो जैसे डीसी सीरीज मोटर में हमने अभिलक्षण वक्र खींचा था, वैसे ही यहाँ पर भी हम डीसी शंट मोटर में अभिलक्षण वक्र को खींचेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि ये आर्मेचर करंट और आर्मेचर टार्क के बीच में अभिलक्षण वक्र कैसा बनता है। तो आपको पता है डीसी शंट मोटर में आर्मेचर के समांतर में कौन सी वाइंडिंग को यूज किया जाता है दोस्तों? शंट फील्ड वाइंडिंग को यूज किया जाता है। तो किसी भी, यदि हमें डीसी शंट मोटर का सर्किट डायग्राम बनाना है तो ये फिगर किसका है दोस्तों? डीसी शंट मोटर का। तो डीसी शंट मोटर में आर्मेचर के समांतर में हमें क्या कनेक्ट करना होगा? शंट फील्ड वाइंडिंग को। और उसके बाद जब इस सर्किट डायग्राम को आप ड्रॉ करेंगे तो यहां से ये जो टोटल करंट है आई, जिसे शो किया गया है, यही करंट यहां पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो करंट कहां से कहां डिवाइड हुई? एक करंट यहां फ्लो होगी और दूसरी करंट इस सर्किट में सर्कुलेट होगी। ध्यान दीजिएगा इधर, पहली जो करंट है ये आर्मेचर में फ्लो होगी, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग में, जिसे आप आर्मेचर करंट के नाम से जानेंगे। इसे क्या कहेंगे हम? आर्मेचर करंट। ये हो गई आर्मेचर करंट। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लो होने वाली करंट आर्मेचर करंट कहलाएगी। और ये पास किस टाइप से होगी? यहां से पास होगी और सीधे नेगेटिव टर्मिनल की ओर चले जाएगी। यदि यहां पर हम सप्लाई सोर्स लगा दें, जिसे V से शो किया जाता है, ये V हमने यहां पर सप्लाई सोर्स, वोल्टेज सोर्स लगा दिया, क्योंकि यहां पर आपको DC ही देना पड़ेगा, DC सप्लाई सोर्स यूज करेंगे ना आप। तो यही अब ये जो करंट है ISH करंट यहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग में फ्लो होगी, और इसके भी करंट का जो डायरेक्शन होगा, फ्लो होने का डायरेक्शन इस टाइप से नेगेटिव टर्मिनल की ओर आ जाएगा ये। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो आर्मेचर करंट है, इट मीन्स ये आर्मेचर जो करंट हो गई, और इस आर्मेचर करंट के साथ में यहाँ पर जो आर्मेचर टार्क डेवलप हो रहा है इस आर्मेचर में, क्योंकि इसी आर्मेचर में आर्मेचर टार्क डेवलप होगा। तो इन दोनों के बीच में ऐसा क्या ग्राफ बनेगा, इन दोनों के बीच में कैसा कर्व बनेगा, तो यहाँ पर इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर एक रिलेशन आपको हम बताएंगे। सबसे पहले तो डीसी शंट मोटर और डीसी शंट मोटर में आर्मेचर टार्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स फाई इंटू आई, ये क्या होता है। अब ये कैसा होगा? क्योंकि ये जो आर्मेचर टार्क है, जैसे डीसी सीरीज मोटर में हमने देखा था, वैसे ही डीसी शंट मोटर में भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो आर्मेचर में उत्पन्न टार्क है ये समानुपाती हो जाएगा फ्लक्स के, और ये जो फ्लक्स है ये आर्मेचर करंट के गुणनफल में होगा। इट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये फ्लक्स फाई इंटू आर्मेचर करंट, क्योंकि ये इसका गुणात्मक मान कहलाएगा। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहां से टोटल जो आई करंट है आधी डिवाइड किस में हो गई? आर्मेचर में, आर्मेचर करंट के रूप में, और आधी फ्लो कहां होगी? शंट फील्ड वाइंडिंग में, ISH में। तो ये जो ISH है ये V अपान RSH के बराबर हो जाएगा। ISH इज इक्वल टू V अपान RSH। तो ये RSH क्या है? इसी शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। RSH क्या होगा दोस्तों? शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। और ये जो V लिखा हुआ है ये वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, DC सप्लाई। जो आपने सप्लाई दिया है ये DC सप्लाई कहलाएगा। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी शंट फील्ड वाइंडिंग में, ये शंट फील्ड वाइंडिंग की करंट यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो गई। मेन करंट, ये जो I है इसे क्या कहेंगे आप? मेन करंट। और मेन करंट यहाँ पर I इज इक्वल टू IA
प्लस ISH 2 भाग में डिवाइड हो गई। तो यहाँ पर फ्लक्स सेटअप किसके कारण होगा? ISH करंट के कारण होगा। और यहाँ पर जो फ्लक्स सेटअप होगा ये आर्मेचर वाइंडिंग में आर्मेचर करंट के कारण होगा कि नहीं? अब ये जो टार्क का जो रिलेशन है हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो इस टाइप से इसे दो भाग में बनाया जा सकता है। सबसे पहले यदि बना है तो ये जो आर्मेचर टार्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई बना सकते हैं कि नहीं? सेकेंड हम बनाएंगे आर्मेचर टार्क इज प्रोपोर्शनल टू IA। इसे दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है क्योंकि यहां पर ये जो आर्मेचर टार्क है ये फ्लक्स फाई के भी प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को रखा जाता है तो उस कंडक्टर के लंबवत एक बल कार्य करता है कि नहीं? उस कंडक्टर के लंबवत क्या काम करता है? एक बल कार्य करता है। और यही बल इस कंडक्टर अर्थात कि आर्मेचर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड से हटाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये आर्मेचर रोटेट करता है। क्लियर है? यही डीसी मोटर का सिद्धांत है घूमने का। तो यहां पर भी ये जो फ्लक्स है TA इज प्रोपोर्शनल टू फाई, तो ये जो आर्मेचर में टार्क डेवलप हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? ये इस फ्लक्स फाई के कारण हो रहा है। शंट फील्ड वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स के कारण आर्मेचर टार्क डेवलप हो रहा है। इट मीन्स इन दोनों का रिलेशन है। यदि यहां पर आर्मेचर टार्क डेवलप हो रहा है आर्मेचर में, ये आर्मेचर टार्क किसके कारण डेवलप हो रहा है? तो ये शंट फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स उत्पन्न हो रही है उसके कारण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ISH करंट भी इसके लिए जिम्मेदार है, होगी कि नहीं? तो यहां पर क्या होता है स्टार्टिंग में, ये जो लोड का मान यदि आप घटाते या बढ़ाते हैं, स्टार्टिंग में यहां पर आपने क्या लगा दिया? लोड लगा दिया। और जब लोड का मान आप घटाएंगे और बढ़ाएंगे तो लोड के मान को घटाने बढ़ाने पर ये जो पोल की फ्लक्स है ये चेंज नहीं होगी। ऐसा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि पोल एक सैचुरेटेड कंडीशन में आ जाता है। और जब पोल सैचुरेटेड की कंडीशन में आ जाता है, सैचुरेशन की कंडीशन में आ जाता है तो फ्लक्स का मान घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है? अब यहां पर भी ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ये फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल में हो गया? आर्मेचर टार्क के। फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर टार्क के हो गया। अब जब भी हम डीसी शंट मोटर में लोड का मान सडनली घटाते या बढ़ाते हैं तो उसके फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। और जब स्टार्टिंग जो टार्क है ये स्टार्टिंग टार्क के मान में जब कमी होगी तो यहाँ पर हेवी लोड पर आप इसे ऑपरेट नहीं कर सकते। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये डीसी शंट मोटर स्टार्ट होती है तो इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो कम होता है। कम होने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर कौन सी वाइंडिंग लगी हुई है? शंट फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है। और शंट फील्ड वाइंडिंग जो फ्लक्स जो सेटअप करता है इसके कारण यहाँ पर स्टार्टिंग टार्क का जो मान है ये कम होता है। तो स्टार्टिंग टार्क जो क्रिएट होगा वो किस में होगा? आर्मेचर में होगा। और ये आर्मेचर में जो स्टार्टिंग टार्क क्रिएट हो रहा है ये शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण हो रहा है। तो इसमें जो फ्लक्स का जो मान बनेगा वो स्टार्टिंग में स्ट्रांग नहीं बनता। इसीलिए आप जब ये मोटर स्टार्टिंग जो इसका टार्क होगा ये इसका लो होता है। जैसे डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क हाई होता है, लेकिन डीसी शंट मोटर का यदि पूछे तो इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होगा? लो होगा, कमजोर होगा, लो होगा। तो इसके कारण हम इस डीसी शंट मोटर को हेवी लोड पर ऑपरेट नहीं करेंगे। हम पहले इसे स्टार्ट कर लेंगे उसके बाद हेवी लोड पर ऑपरेट करेंगे। मतलब लोड बाद में लगाना है, स्टार्टिंग के समय में हम लोड को कनेक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये इसका जो कर्व बनता है तो देखो जैसे जैसे आप आर्मेचर टार्क को बढ़ाते हैं आर्मेचर करंट भी बढ़ती है। देख लीजिए यहाँ पर यदि हम इसे ऐसा डॉट डॉट में खींचे या यहाँ इस पॉइंट में भी खींचे तो जैसे जैसे आर्मेचर टार्क को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे आर्मेचर करंट भी यहाँ पर बढ़ती है। तो यहाँ पर यदि इसे 1.1, 0.2, 0.3, 0.4 दे दिया जाए 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 1, 2, 3, 4 तो जैसे जैसे हम यहाँ पर आर्मेचर करंट का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे आर्मेचर टार्क यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों के बढ़ने के कारण आर्मेचर करंट और आर्मेचर टार्क के बढ़ने के कारण यहाँ पर जो
कर्व बनेगा, इस कर्व को कहा जाएगा लीनियर कर्व। कैसा कहेंगे हम? लीनियर कर्व, या इसे कह सकते हैं रेखीय कर्व। क्या कहेंगे दोस्तों? रेखीय कर्व या लीनियर कर्व इसे कहा जा सकता है। और ये जो कर्व यहाँ पर बनेगा इन दोनों के बीच में, जब जब आप आर्मेचर करंट को इंक्रीज करेंगे तो ये इसमें आर्मेचर टॉर्क भी डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर्मेचर करंट को इंक्रीज करने पर आर्मेचर टॉर्क भी बढ़ता है, जिसके कारण आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में लीनियर अर्थात कि रेखीय कर्व का निर्माण होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में कौन सा वक्र बनता है, तो इसका नाम क्या है दोस्तों? लीनियर कर्व, जिसे आप रेखीय वक्र कहते हैं। तो लीनियर कर्व, रेखीय वक्र आपने बना किस किस के बीच में देखा? आर्मेचर करंट और आर्मेचर टॉर्क के बीच में। अब यदि हम सेकंड देखें, आर्मेचर करंट और स्पीड के बीच में जो अभिलक्षण वक्र बनता है, तो सर्किट डायग्राम तो आप इसी तरीके से बनाएंगे एज अ सेम। ठीक है, इसको बी दे देते हैं हम, और इस सर्किट इस फिगर को दे देते हैं फिगर ए। ठीक है, इसे दे देते हैं फिगर सी। अब यहां पर देखेंगे फिगर बी में, तो यहां पर भी आर्मेचर लगा हुआ है। आर्मेचर के पैरेलल में हमने क्या लगाया है? शंट फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट किया है। अब यहां पर जैसे ही आप सप्लाई देते हैं तो यहां पर करंट जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक तो आर्मेचर में जाएगी आर्मेचर करंट, और फील्ड वाइंडिंग में जाएगी शंट फील्ड वाइंडिंग में शंट फील्ड करंट। तो ISH इसमें फ्लो होगी और आर्मेचर करंट आर्मेचर में फ्लो होगी। इन दोनों का डायरेक्शन इस टाइप से होगा और अंततः ये नेगेटिव टर्मिनल में आके मिल जाएंगे। यहाँ पर आप वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे, V लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आर्मेचर करंट और स्पीड के बीच में यदि अभिलक्षण वक्र देखते हैं तो ये स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब कि सीधी लाइन से थोड़ा कम। जैसे ये सीधी लाइन दिख रही है आपको, सीधी स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, उसमें कर्व का मान थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब नीचे की ओर आ जाएगा, स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। ये कैसे होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन फाई होता है। तो ये जो बैक EMF है, स्पीड के लिए बैक EMF और फ्लक्स दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्पीड के लिए बैक EMF और फ्लक्स दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि फ्लक्स के मान को हम घटाते हैं तो स्पीड का मान ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है इस फार्मूले के तहत। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें आर्मेचर करंट और स्पीड के बीच में जब भी आप अभिलक्षण वक्र खींचते हैं तो यहाँ पर आपको बैक EMF और फ्लक्स दोनों कांस्टेंट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यदि आप आर्मेचर करंट को बढ़ाते या घटाते हैं, ध्यान से सुनिए, यदि आप आर्मेचर करंट को बढ़ाते या घटाते हैं तो आर्मेचर करंट को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, दो सिचुएशन हो सकती है। या तो आप आर्मेचर करंट को कम करेंगे या तो फिर आर्मेचर करंट को बढ़ाएंगे। तो आप यहाँ क्या करते हैं, जब आर्मेचर करंट का मान कम या ज़्यादा होता है तो फ्लक्स फाई और बैक EMF चेंज नहीं होता। जब चेंज नहीं होता तो क्या कहलाएगा, ये दोनों कांस्टेंट कहलाएगा कि नहीं? तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट कहलाएंगे। तो इसमें EB का भी मान और फ्लक्स का भी मान कांस्टेंट होता है। कब के सिचुएशन में? जब आर्मेचर करंट का मान घटाया बढ़ाया जाता है या कम या ज़्यादा किया जाता है। इस सिचुएशन में फ्लक्स फाई और बैक EMF के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। फ्लक्स के मान में इसीलिए परिवर्तन नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप करंट फ्लो करेंगे तो शंट फील्ड वाइंडिंग इसके पैरेलल में लगा हुआ है, और समांतर में आपको मालूम है वोल्टेज का जो मान होता है वो कांस्टेंट होता है। समांतर में क्या हो जाएगा, वोल्टेज का मान क्या मिलेगा आपको? कांस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ करंट के मान में कमी या ज़्यादा होगी, करंट के मान को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वोल्टेज के मान को कर सकते हैं क्या? वोल्टेज तो यहाँ पर भी 220 मिलेगी, यहाँ पर भी 220, यहाँ पर भी 220 मिलेगी आपको। तो यहाँ पर जैसे ही आप करंट फ्लो करते हैं तो ये आर्मेचर करंट के मान में यदि कमी या हम बढ़ाया या घटाया जाता है इसके मान को, तो आपको ये बढ़ाने और घटाने के पीछे रीज़न ये होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि हम स्टार्टिंग में 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग में क्या यूज़ करते हैं? 3 पॉइंट स्टार्टर का। तो 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ करने के पीछे रीज़न हमारा क्या होता है, हम यहाँ पर आर्मेचर करंट के मान को ही तो कम करते हैं। बात सही है कि नहीं भाई? 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ करने के पीछे हमारा रीज़न क्या है, हम यहाँ पर इसी आर्मेचर करंट के मान को कम करते हैं।
और जब आर्मेचर करंट का मान कम हो जाता है तो आपको मालूम है ये जो आर्मेचर में करंट कम फ्लो होगी उस समय स्टार्टिंग के समय में, क्योंकि स्टार्टिंग में इस स्टार्टर में क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो आर्मेचर करंट कम फ्लो होगी तो ये धीरे से जो है बैक ईएमएफ सेटअप करेगा। बैक ईएमएफ धीरे से बनेगा ना, इसमें किसी भी मोटर में बैक ईएमएफ इकट्ठे नहीं बनेगा। स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ का मान ईबी का मान 0 ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पर जब आर्मेचर करंट के मान को हम कम करते हैं या बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो बैक ईएमएफ और फ्लक्स का मान यहाँ पर चेंज नहीं होता, और जब ये बैक ईएमएफ का मान चेंज नहीं होगा तो इसे हम कांस्टेंट कहेंगे, स्थिर कहेंगे। तो ये दोनों जब स्थिर हो गए रनिंग की कंडीशन में तो स्पीड जो होता है ये लोड के चेंज होने पर इसमें परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्लक्स का मान कांस्टेंट है। फ्लक्स का मान देखो, जब तक हम यहाँ पर इस फ्लक्स का मान, इसके फ्लक्स के मान को कम नहीं करेंगे तब तक ये स्पीड नहीं बढ़ेगी। क्लियर है? यदि फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो स्पीड के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर इस ईबी के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है भाई, फ्लक्स के मान में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये स्पीड के मान में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा, वो एज अ सेम होगा, कांस्टेंट होगा, एज अ सेम कांस्टेंट स्पीड होगी उसकी। तो यहाँ पर स्पीड को यदि देखते हैं तो लोड के मान में यदि जब आप चेंज करते हैं, लोड के मान को घटाते या बढ़ाते हैं, स्पीड के मान में परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? तो ये जो स्पीड है लोड के मान में कमी या घटी करते हैं, यानी बढ़ाना या घटाना करते हैं, इन दोनों के मान में तो कोई चेंज नहीं होता। और जब फुल लोड आप देते हैं, फुल लोड की सिचुएशन में देंगे आप यहाँ पर, जब यहाँ पर आप लोड अप्लाई करते हैं या फुल लोड का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में आपने लोड के मान को तो कम कर दिया, लेकिन जब ये मोटर रनिंग कंडीशन में आई, क्योंकि इसकी सिचुएशन दो होती है, एक स्टार्टिंग की कंडीशन होती है जिस समय में आपने 3 पॉइंट स्टार्टर को यूज़ किया है, और दूसरी कंडीशन होती है रनिंग की, जब आपका जो हैंडल है वो ऑन पोजीशन में आ जाता है, तो ये आपकी मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाती है। क्लियर है सभी को? तब की सिचुएशन में जब आप यहाँ पर लोड को कनेक्ट करते हैं तो फुल लोड के सिचुएशन में आर्मेचर करंट का मान बढ़ता है और बैक ईएमएफ का मान कम हो जाता है। और जब बैक ईएमएफ का मान थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका कर्व 2 से 5% इसकी स्पीड में कमी आ जाएगी। 2 से 5% इसकी स्पीड में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है कि जब आप आर्मेचर करंट को बढ़ाते हैं तो इस स्पीड में डीसी शंट मोटर की स्पीड में 2 से 5% स्पीड में कमी आ जाती है। अब 2 से 5% स्पीड में कमी का मतलब मानकर चलिए ये 3000 आरपीएम में रोटेट कर रही थी, तो 3000 आरपीएम का हम 5% निकालेंगे। 3000 आरपीएम का हम 5% निकालेंगे। 2 से 5% बोला है ना, तो मैक्सिमम हम 5 मान लेते हैं, मिनिमम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये 3000 आरपीएम का हम यहाँ पर यदि 5% निकालते हैं तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, मतलब कि इतना आरपीएम कम हो जाएगा इसका। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? तो ये 2 से 5% इसकी स्पीड में कमी हो जाएगी। तो इसको इसी तरीके से यहाँ पर शो किया गया है। ये अब ये मेन लाइन हो जाएगी। मेन लाइन कौन सी हो जाएगी? ये जो लाइन है ये मेन लाइन हो जाएगी। पहले स्टार्टिंग के समय में कौन सी थी? ये लाइन थी, स्ट्रेट लाइन थी सीधे। स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? इसीलिए नहीं हो रहा था भाई साहब क्योंकि यहाँ फ्लक्स का मान और ईबी का मान क्या था? कांस्टेंट था। लेकिन आपने जैसे ही फुल लोड की कंडीशन में आप आए और फुल लोड के समय में आर्मेचर करंट ज़्यादा लेगी, क्योंकि लोड को कैरी करना है उसे, भाई लोड को घुमाना है ना, मोटर का काम क्या है? लोड को घुमाने का काम है। तो जब लोड को आप कनेक्ट करेंगे या लोड को बढ़ाएंगे आप, तो आर्मेचर करंट बढ़ने लगेगा। ये सभी मोटर के लिए है। लोड को जैसे ही बढ़ाते हैं आप तो आर्मेचर करंट का मान भी बढ़ने लगेगा, और जब आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा दोस्तों तो यहाँ पर बैक ईएमएफ का मान कम होने लगता है।
और जब बैक ईएमएफ का मान कम होने लगता है तो ये स्पीड का मान बढ़ने लगता है, ठीक है। लेकिन जैसी फुल लोड की कंडीशन आती है तो फुल लोड की कंडीशन में आर्मेचर करंट का मान बढ़ता है लेकिन स्पीड का मान कम हो जाता है। 2 से 5% स्पीड में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। इसी के कारण इसे स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहा जाता है। तो आप ऐसा याद रखेंगे, आर्मेचर करंट और स्पीड के बीच में जो कर्व खींचा जाता है वो स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है। ये एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें थर्ड में, तो आर्मेचर टॉर्क और स्पीड के बीच में जो कर्व खींचा जाता है उसके बारे में। तो यहाँ पर जैसे ही आपने देखा आर्मेचर करंट और स्पीड के बीच में जैसा वक्र खींचा गया था, एज सेम यहाँ पर आर्मेचर टॉर्क और स्पीड के बीच में भी वक्र खींचा जाएगा। यहाँ पर भी वही सर्किट डायग्राम बनाएंगे आप, यहाँ पर भी वही कर्व बनाएंगे। ये कर्व जो है आर्मेचर टॉर्क और स्पीड के बीच में बनेगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने देखा है आर्मेचर करंट और आर्मेचर टॉर्क दोनों एक दूसरे के लीनियर में है। मतलब कि आप आर्मेचर करंट को बढ़ाते हैं तो आर्मेचर टॉर्क ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। अब आप यदि आर्मेचर टॉर्क की बात करेंगे, जैसा आर्मेचर टॉर्क में होगा वैसा आर्मेचर करंट में होगा। तो आर्मेचर करंट को बढ़ाते हैं तो आर्मेचर टॉर्क भी बढ़ता है। तो यहाँ पर वही चीज़ को हम यहाँ पर भी लेंगे। स्पीड के साथ में यदि आप आर्मेचर करंट का जो अभिलक्षण वक्र बनेगा वैसे ही स्पीड के साथ में आर्मेचर टॉर्क का भी अभिलक्षण वक्र बनेगा। इसमें भी फ्लक्स फाई और बैक ईएमएफ का जो मान होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा। इन दोनों का मान कांस्टेंट हो जाएगा। जब कांस्टेंट हो जाएगा तो आपको पता है n इज प्रोपोर्शनल टू EB अपान फाई होता है। और जब ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। स्टार्टिंग के समय में ये दोनों कांस्टेंट है, तो स्टार्टिंग के समय में ये दोनों कांस्टेंट है तो ये जो लाइन होगी ये सीधी लाइन होगी, मतलब उसके स्पीड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ये जो रेफरेंस लाइन कहलाएगी, ये जो रेफरेंस लाइन है इसमें जो सीधी लाइन है इसका मतलब यही है कि फ्लक्स फाई एंड EB के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सीधी लाइन बनेगी। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, लीनियर बनेगा, तो सीधा ग्राफ बनेगा। लेकिन जैसे ही EB के मान में देखो, यहाँ पर आपने क्या देखा, जैसे ही फुल लोड की कंडीशन आती है तो फुल लोड की कंडीशन में यहाँ पर आर्मेचर करंट का मान बढ़ता है और बैक ईएमएफ का मान घटता है। तो बैक ईएमएफ के मान में अब यहाँ पर परिवर्तन होने लगा। भाई किसी एक के मान में परिवर्तन होने लगा ना, तो यहाँ पर बैक ईएमएफ के मान में परिवर्तन होने लगा, मतलब कि बैक ईएमएफ का मान यहाँ पर कम होने लगा और आर्मेचर करंट का मान बढ़ने लगा। तो इसके स्पीड में 2 से 5% कमी आने लगी। तो अब ग्राफ यहाँ पर था, ये ग्राफ इस लाइन में आ गया। आप इसे इस टाइप से खींच सकते हैं। आप ये ग्राफ किस टाइप से खींच सकते हैं आप, ये रेफरेंस लाइन हो जाएगी इसकी। अब ये रेफरेंस लाइन आ जाएगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो स्पीड का जो मान है, स्पीड के मान में कमी आ गई। पहले स्पीड यहाँ थी, अब स्पीड यहाँ आ गई फुल लोड की कंडीशन में। तो इसी को यहाँ पर कहा गया है 2 से 5% स्पीड में कमी। क्या कहा गया है, 2 से 5% स्पीड में कमी। वैसे ही यहाँ पर आर्मेचर टॉर्क और स्पीड के बीच में भी यही अभिलक्षण वक्र बनेगा। इसमें भी एज अ सेम होगा। ये जो पॉइंट कहलाएगा इसे आप A पॉइंट दे दीजिए और इसे आप पॉइंट दे दीजिए A डैश, इसे A डैश दे दीजिए और इसे A दे दीजिए। तो ये नो लोड की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, और ये फुल लोड की कंडीशन आ जाएगी। तो फुल लोड की कंडीशन पर 2 से 5% इसकी स्पीड में कमी हो जाती है, इसीलिए इसे स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहा जाता है। अब ये आर्मेचर टॉर्क में भी वही कर्व बनता है और आर्मेचर करंट में भी और स्पीड के बीच में भी वही कर्व बनेगा। तो यहाँ पर 3 चीज़ बन गए, एक तो लीनियर कर्व, दूसरा स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ठीक। हिंदी में इसे ये कह सकते हैं कि ये जो कर्व है ग्राफ में कमी बोल सकते हैं, कुछ % कमी बोल सकते हैं इसे। इसका हिंदी नेम कुछ ना कुछ होगा जरूर।
और लेकिन याद में रखेंगे तो ये स्लाइटली ड्रॉपिंग मतलब कुछ कम जो है कर्व के मान में कमी आ जाएगी, यहाँ पर स्पीड के मान में कमी आ जाएगी। झुका हुआ कर्व बोल सकते हैं इसे थोड़ा। इसका जो कर्व है पहले सीधा था, थोड़ा सा झुक गया क्योंकि ये लाइन यहाँ पर आ गई, तो ये इसे थोड़ा झुका हुआ वक्र कह सकते हैं। बुक में इस टाइप से क्या लिखा है बुक में? ठीक है, ये सब समझ में आया आपको? इतना समझ में आया सभी को? चलिए, थैंक यू।